गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अरेस्ट। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर कर रहा हूँ कि अंटिल डेथ ऑल डिफीट इज साइकोलॉजिकल। क्यों मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि कई बार हमें डाउट होता है दैट वेदर वी विल एबल टू क्लियर द एग्जाम, दैट व्हाट विल हैपन इफ वी नॉट एबल टू क्लियर इट, एंड मैनी अदर डाउट्स इन अवर माइंड। सो हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि इट्स ऑल इन योर माइंड। इफ यू विल पुट your hard work in it, you can achieve any dream. So मेरा ये कोट शेयर करने का मतलब सिर्फ आपसे यही है कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको 100% दें अपना। और ये हो ही नहीं सकता कि आप उसको क्लियर ना करें। जो आपको डिफीट की चिंता है कि होगा नहीं होगा, दैट इज ऑल इन योर हेड। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना 100% दें। बाद में क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी चीज हो उसमें अपना 100% जरूर दें। आइए अब शुरू करते हैं अरेस्ट का टॉपिक सेक्शन वाइज। अब हम देखते हैं अरेस्ट के टॉपिक को सेक्शन वाइज। सो इससे पिछली वीडियो में हमने इसको एक ओवरव्यू लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं पहले कहूंगा कि आप वो वीडियो को जरूर देखें। अगर हम देखें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब ये सेक्शन 35 से लेकर 62 तक है। चैप्टर 5 में डिफाइन है, सीआरपीसी में चैप्टर 5 में डिफाइन है। ये कई बार प्री का क्वेश्चन बनता है कि कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक अरेस्ट डिफाइन है। अगर आपने देखा होगा दैट देर वाज अरनेश कुमार गाइडलाइंस, एक केस हुआ था अरनेश कुमार का। उसकी वजह से नंबर ऑफ गाइडलाइंस दी गई थी, जिसका अब 41A B C D जो अर्लियर सीआरपीसी में था, अब इन चीजों को ही हमने इंक्लूड कर दिया है नए वाले सेक्शंस में, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। अगर हम देखें सेक्शन 35 में, इसमें अब एक पहले अरेस्ट के लिए कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं था कि आपको किसी और ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर कोई ऑफेंस 3 साल तक पनिशेबल है तो मिनिमम डीएसपी की परमिशन चाहिए। अगर वो सिक्स जिसने ऑफेंस किया है वो 60 ईयर्स से ज्यादा है और एक इन्फर्म है। किसी भी सेक्शन में अगर कोई एज भी था बताई हो ना, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एक प्री का क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन, अगर हम इसका देखें सेक्शन 35 का, सेक्शन 35 सब क्लॉज 3, इसमें सेक्शन 41A था जो सीआरपीसी का, उसको उसकी वर्डिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। जैक 41A में था अरेस्ट का, जो हम नोटिस भेजते थे कि आप आओ हमारे पास, जो जो हमने आपसे पूछना है वो उस चीज के बारे में। अब इन्होंने इस चीज को सेक्शन 35 के क्लॉज 3 में इंक्लूड कर दिया है। अगर हम देखें व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो 41B था, जो मैंने आपको बताया कि अरनीश कुमार की जजमेंट के रिलेटेड, अब इस चीज में एक चीज ऐड कर दी है, एक और बंदे का नाम ऐड कर दिया है, दैट इज एनी अदर पर्सन। अगर हम इसकी पहले की वर्डिंग देखें उसमें रिलेटिव और फ्रेंड तो थे, लेकिन कोई एनी अदर पर्सन नहीं था। मींस आपने वो इंसान अरेस्ट हो गया है, किसी और बंदे को भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं उसका फ्रेंड हो या उसका रिलेटिव हो, किसी और व्यक्ति को भी आप बता सकते हैं। अगर हम बात करें जो पिछले पिछले सीआरपीसी में 41C था, अब वो सेक्शन 37 बन गया है। इसमें आपने देखा होगा दैट कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। अब सेक्शन 37 में एक नई चीज ऐड कर दी है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एक ड्यूटी लगा दी है कि मिनिमम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा जो इसको डिजिटली अपडेट करेगा एक बोर्ड पर, दैट दीज पर्संस आर अरेस्टेड। कौन कौन पर्सन अरेस्टेड मींस, कहने का मतलब अब एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है, दैट दीज ऑफिसर्स विल अपडेट दैट दीज आर द पर्सन हु आर अरेस्टेड। अगर हम एक बात करें हम सेक्शन 39 की, जिसमें हम कहते हैं कि अरेस्ट हो रही है, दैट अगर कोई रिफ्यूज करता है अपना नाम बताने को, किसी भी चीज को,
अगर वो अपना नाम नहीं बता रहा, रेजिडेंस नहीं बता रहा, उसमें अरेस्ट हो जाती थी। अब सेक्शन 39 है, पहले सेक्शन 42 था। इसमें अब एक वर्ड डाल दिया गया है। अगर सब क्लॉज 2 देखें, बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड का अगर मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझाऊं, अगर आप अब पहले इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, 2E, ई फॉर एलिफेंट। मान लीजिए कि एलिफेंट हमारा वफादार है, तो उसको हम रिलीज कर देंगे विदाउट सिक्योरिटीज। ठीक है जी। बेल बॉन्ड को याद कैसे करना है? 2D, डी फॉर डोंकी। और हम मानते हैं कि डोंकी हमारा वफादार नहीं है, तो इसके लिए हम विद सिक्योरिटीज इसे रिलीज करेंगे। ये तो हो गई एक ट्रिक इसे याद करने की। अब इसका मतलब क्या है? 2E एलिफेंट मींस हम उसकी उसको अगर हमने उसको रिलीज करना है, तो उसकी अब कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मींस किसी और पर्सन की एज ए गारंटी नहीं चाहिए कि अगर ये भाग जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी आप जब्त कर लेना। लेकिन अगर बेल बॉन्ड हम भरा रहे हैं, अगर आप उसकी डेफिनेशन 2D, इसमें हम इसे बिना श्योरिटी बिना सिक्योरिटी के हम नहीं बेच सकते। मींस किसी ना किसी पर्सन की हम एक श्योरिटी लेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर भाग। मींस उसकी हम एक पर्सनल गारंटी डाल देते हैं कि यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। 2E, ई फॉर एलिफेंट, 2D, डी फॉर डोंकी। मतलब विदाउट सिक्योरिटी भेजना है तो बॉन्ड, विद सिक्योरिटी भेजना है तो बेल बॉन्ड। दिस विल बी अ ट्रिक। और ये एक नया चेंज आया है इसमें। तो इससे पहले जो वर्ड था विद और विदाउट सिक्योरिटी, वो अब चेंज होकर बॉन्ड और बेल बॉन्ड बन गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 40 की, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अगर आपने देखा होगा, पहले कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जैसे पुलिस ऑफिसर के की तो अकाउंटेबिलिटी है कि उसने, पुलिस ऑफिसर की तो अकाउंटेबिलिटी है कि उसने 24 घंटे के बीच बीच में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन पुराने सीआरपीसी में किसी प्राइवेट पर्सन की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो प्राइवेट पर्सन की अकाउंटेबिलिटी कैसे हुई कि अब अगर उसने अरेस्ट किया है, सब सेक्शन 1 में अगर देखें, तो उसे 6 घंटे के बीच बीच में पुलिस ऑफिसर के पास उसे छोड़ना होगा। और जो पहले वर्ड था री अरेस्ट, अब है टेक हिम इनटू कस्टडी, इससे चेंज हो गया है। अब आप एक चीज का और एक नोट करें कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा है, उसको कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। उसमें सेक्शन जो अर्लियर 41 था, अब सेक्शन 35 है। उसे कोई इसकी फॉर्मेलिटी मींस कोई विटनेस की उसने किसी एक विटनेस से साइन नहीं करवाने। उसने बस उसे 6 घंटे के बीच बीच में पुलिस ऑफिसर के पास छोड़ना है। और पुलिस ऑफिसर अब ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा सेक्शन 35 की, कि किसको बताना है, रिलेटिव को बताना है, फिर एक विटनेस के साइन करवाने हैं। दैट विल बी डन बाय द पुलिस ओनली। सेक्शन अब अगर सेक्शन 41 की बात करें, इसमें कोई चेंज नहीं है। 42 में कोई चेंज नहीं है। 43 अगर देखें कि अरेस्ट कैसे की जाएगी, 43 का सब क्लॉज 3 अगर हम देखें, सेक्शन 43 का सब क्लॉज 3 देखते हैं हम। 43 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? 43 का सब क्लॉज 3 कह रहा है कि अब पहले कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि पुलिस अफसर के पास हम कहते थे उसके कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसके नेचुरल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। लेकिन अब एक प्रावधान दे दिया गया है कि वो हैंडकफ्स यूज कर सकता है। कौन से ऑफेंसेस में? अगर 43 का सब क्लॉज 3 पढ़े, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ड्रग रिलेटेड क्राइम हो गए, मीन जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके भाग जाने की, जो बड़े ऑफेंस जो बड़े क्रिमिनल है, उनके लिए हैंडकफ्स। इसमें मे लिखा है, मीन अगर पुलिस अफसर को लगता है। अब एक प्रोविजन जोड़ दिया कि दिस कैन ऑल्सो बी डन। अगर हम अब बात करें सीधा सेक्शन 48 पर, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म द अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। अगर आपने देखा होगा, 48 एक बार हम देखते हैं, दैट अगर हम सिर्फ 35 की बात करें, इससे पहले हमने जो सेक्शन पढ़ा है, दैट इससे पहले हमने एक सेक्शन देखा था 36। 36 अगर हम इसके साथ बात करें कि अगर हम सेक्शन 36 की बात करें,
36 में ये कहा गया था कि आपने इन्फॉर्म करना है, राइट, किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड को, और एक अब नया कोई एनी अदर पर्सन, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें भी वो बता रहा है कि अरेस्ट इस अरेस्ट हुआ है, उसमें वो बता रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें? डिफरेंस इस चीज का हुआ, अब वो इसमें अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे, सेक्शन 48 की अगर वर्डिंग पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता shall forthwith give the information regarding such arrest and place। मीन्स जब हम, आपने देखा हो कोई भी कहता है कि भाई इसको लेकर कहाँ पे जा रहे हो, अरेस्ट तो कर लिया, लेकर कहाँ पे जा रहे हो, तो यही नहीं पता लगता था। इसमें प्लेस वर्ड यूज है, मीन्स उसने ये तो इन्फॉर्म करना ही करना है। 36 में सिर्फ क्या है कि रेस्ट हो गया उस चीज के बारे में, लेकिन 48 कह रहा है कि कहाँ पे लेकर जा रहे हैं। हो सकता है उसको आउटर स्टेट की पुलिस अरेस्ट करनी आई हो। तो 48 इस चीज की बात करता है कि आपने इसको प्लेस के बारे में भी बताना है। एंड अनदर थिंग, अब एक नया चीज है कि आपने अकेला इनको नहीं बताना, जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड है, एनी अदर पर्सन, आपने एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एसपी है जिले में, उसके जो इंफीरियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोई अरेस्ट डाल ली, लेकिन एसपी को पता ही नहीं है, एसपी हिसाब से अरेस्ट बनती नहीं बनती। तो अब यहाँ पे एक क्लॉज डाल दी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी कि आपने अपने डेजिग्नेट ऑफिसर को भी बताना है कि ये यहाँ पे मैंने अरेस्ट डाली है, इस बंदे की ये अरेस्ट हो गई है। एक मिन्यूट सा चेंज है सेक्शन 49 में, दैट नाउ इन, अगर 49 का सब क्लॉज, क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 देखेंगे, उसमें वेन एवर वर्ड हट गया है, ये मिन्यूट सा चेंज है। अगर हम बात करें सेक्शन 50 की, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, तो पहले क्या होता था कि वहां पे लिखा तो हुआ है कि आपने अर्ली सेक्शन 52 में कि आप जो वेपन्स हैं उसको सीज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया हुआ था, कभी टाइम पीरियड नहीं था। तो क्या होता था कि पुलिस अरेस्ट डालती थी, बाद में बाद में कहीं जाकर अगर उसका ऑफेंसिव वेपन होता था, उसके बारे में बताती थी, नहीं बताती थी, या कहते थे कि हाँ जी अब हम इसका करने, सीज करने लगे थे, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी डाल दी गई है। जब भी आपने नए सेक्शन पढ़ने हैं ना, इसका रीजंस जरूर अपने दिमाग में रखना है कि क्यों क्यों ये चेंजेस लाए गए। अब एक अकाउंटेबिलिटी डाल दी कि इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट आपको जो ऑफेंसेस हैं उसको सीज करना होगा। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कब, इमीडिएटली या कहीं किसी भी टाइम पर। अब ये हो गया इमीडिएटली आपको जो वेपन है उसको सीज करना पड़ेगा। अनदर मेजर चेंज, अगर आप सेक्शन 51 को देखेंगे, अक्यूज्ड की जो एग्जामिनेशन होती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पहले था नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब इसमें चेंज डाल दिया कि न्यू सेक्शन सब सेक्शन 3 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसमें सब सेक्शन 1 में सबसे पहले, तो अब यहाँ पे वर्ड हटा दिया गया, यहाँ पे एनी पुलिस ऑफिसर आ गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर रिक्वेस्ट करे दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर से दैट दिस हैज टू बी डन, कि आप उसकी एग्जामिनेशन करें। अब मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सब इंस्पेक्टर हो। दूसरी बड़ी बात ये, अब एक अकाउंटेबिलिटी और डाल दी गई है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, विदाउट एनी डिले, मींस जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट दें हमको। दूसरी बात, द नेशनल, अब जो था, अब एक, अगर आप इसके 51 के सब क्लोज 3 देखेंगे, इसमें अब एक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 वर्डिंग आ गई है, जो पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट था। सेम सेम अगर बात करें हम 52 में, इसी में भी सेम आया है कि अगर कोई एक्यूज्ड ऑफ रेप है, उसका भी अब एक सब इंस्पेक्टर से वर्ड हटाकर अब एनी कर दिया गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर। अब बात करते हैं हम 53 की। 53 में बात की हुई है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अगर आपने देखा होगा कि 51 में भी, सेक्शन 51 में भी इसकी एग्जामिनेशन हो रही है, 53 में भी लिखा हुआ एग्जामिनेशन हो रही है। इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है? अगर 51 की बात करें, इसको पुलिस ऑफिसर को लगता है कोई एविडेंस मिल जाएगा एक्यूज से,
तब उसकी एग्जामिनेशन हो रही है एट द रिक्वेस्ट। 53 है जो 53 में ड्यूटी बाउंड किया गया है, ताकि थर्ड डिग्री टॉर्चर वो चीजों से बचाया जा सके कि अगर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि उसके अभी की क्या स्थिति है। बाद में आपने देखोगे हर एक बार जब भी उसको कोर्ट में पेश करते हैं उसका फिर से एग्जामिनेशन होता है। वो इसीलिए होता है देखा जाए कि कहीं थर्ड डिग्री टॉर्चर तो नहीं हुआ उसके साथ। सो 53 याद रखना है, शेल है। 51 में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड मिल जाएंगे कोई उसके लिए एविडेंस के लिए, तब वो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें एक सबसे बड़ा एक, पहले क्या होता था, एक बार उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो पुलिस वाले कहते थे हो गया जी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन करने वाला डॉक्टर होता था, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता, उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता था कि दोबारा कह सके कि इसकी एक और एग्जामिनेशन की जरूरत है, अभी और टेस्ट करवा सकते हैं। अब एक एडिशनल एग्जामिनेशन की अगर पढ़े प्रोवाइजो ऐड कर दिया सेक्शन 53 में, provided that if the medical officer or the registered medical practitioner is of the opinion that one or more examination of such persons is necessary, he may do so। Means अब जो arrested person है उसका right protect किया गया है। सेक्शन 54 की बात करें कि अब जो सेक्शन 54 है इसमें स्पेसिफिक बता दिया गया है कि जो हम करते हैं, जो हम एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड किया जाए। क्यों ये किया जाए? ताकि पुलिस वाले कोई भी चीज प्लांटेशन ना करें और एक ऑथेंटिसिटी हो एविडेंस की। अगर हम बात करें 58 की, 58 सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सेक्शन 58 की, इसने नंबर ऑफ पर्सन के राइट प्रोटेक्ट किए हैं कि 24 घंटे के बीच बीच में हमने उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, एक्सक्लूडिंग जो ट्रेवलिंग में टाइम लगा वो सारा कुछ। तो पहले क्या, अगर पहले की हम वर्डिंग देखें सेक्शन 57 की, उसकी वर्डिंग से हमें पता चलता था कि जो मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है उसी के पास हमने उसको पेश करना है, राइट। लेकिन अब कह दिया कि जैसे ही अरेस्ट किया है आप मजिस्ट्रेट के पास पेश करें जहां से भी आपने अरेस्ट किया है, वेदर दैट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट। ये एक बार इसे पढ़ लेते हैं। अगर आप 58 की एंड लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrate court whether having jurisdiction or not। तो जितनी जल्दी हो सके उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, वेदर इट्स हैविंग jurisdiction नॉट। अब सेक्शन 60 की बात करें, इसमें भी अब बेल जो है बेल बॉन्ड के साथ रिप्लेस। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो बेल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सेक्शन कौन सा हुआ, 2D, डी फॉर डोंकी। इसमें हम क्या करते हैं, विद सिक्योरिटीज ही उस बंदे को छोड़ते हैं, राइट। ये एक चेंज है। बाकी दिस वाज द होल थिंग। सेक्शन 62 पर आकर ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर किसी चीज का भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।